नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके 808 पेपर की बात करेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण। तो हिंदी भाषा शिक्षण का जो 808 पेपर है आपका, जो मुख्य परीक्षा आपकी हुई थी 2025 के अंदर डीएलएड परीक्षा हुई थी, उसके संपूर्ण उत्तरों की बात करेंगे। यानी संपूर्ण जितने भी आपके प्रश्न रहे 808 पेपर में वो सारे के सारे हल कराएंगे। तो 2025 का जो पेपर था आपका 808 यानी हिंदी भाषा शिक्षण का, वो सब पूरे पेपर का उत्तर आज की क्लास में मिलेगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो 2025 के अंदर 808 पेपर में पूछे गए थे हिंदी भाषा शिक्षण से, क्योंकि इस विषय से, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2026 वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2026 के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो पुराने पेपर्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरल और आसान भाषा में आपके लिए 2025 के पूरे पेपर को सॉल्व करके लाए हम, तो इसे अच्छे समझे। इस पेपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके 2026 वाले पेपर में नहीं, 808 वाले पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पेपर के अनुसार जैसा पेपर में दिया गया सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको भी ऐसा ही मिलेगा। जितने बच्चे नए स्टूडेंट हैं, जिनको जो पहली बार परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, तो उनको सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। बस आपके जो पेपर है उनके सेट अलग अलग होंगे। किसी का पेपर का सेट ए होगा, तो किसी का बी होगा, तो किसी का सी होगा, तो किसी का डी होगा। पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सेम रहेंगे। थोड़ा समझेंगे अच्छे से, पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो सम रहेंगे, लेकिन जो पेपर के क्रम है, जो क्वेश्चन के क्रम है ना, वो अलग अलग रहेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, काफ़ी बच्चे नए हैं उनको समझा दूं मैं। जैसे किसी के नंबर पे यानी एक नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ए सेट में, तो किसी के में वही क्वेश्चन दूसरे नंबर पर पूछा जा सकता है सेट बी में। ठीक है, इससे ये होता है कि एक दूसरे बच्चे इशारे में या संकेत करके जो पूछते थे कि पहले में क्या रहेगा दूसरे में क्या रहेगा, तो वो नकल नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर आपके पेपर में पहले पे कोई दूसरा क्वेश्चन है तो उस दूसरे बंदे के पेपर में दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले पे, तो सेट का मतलब ये होता है। क्लियर? और अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स नहीं लिए हैं अच्छी तैयारी के लिए सरल और आसान भाषा में, तो आप नोट्स परचेस कर लें। मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर सकते हैं, नोट्स खरीद सकते हैं कम से कम पैसों में, और अच्छी तैयारी कर सकते हैं नोट्स पढ़कर। ठीक है, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, नोट्स पढ़ें और पीवाईक्यू देखें, पीवाईक्यू सॉल्व देखें। ठीक है, सॉल्यूशन देखें, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। तो बस आप इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन ये आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 नंबर के। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आवाज सादा पूछे जाएंगे पहले में। ठीक है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका 808 वाला। इसी दिन बहुत सारे बच्चों ने हिंदी भाषा शिक्षण लिया होगा, तो हिंदी का पेपर रहेगा, काफ़ी बच्चों का संस्कृत का भी रहेगा, काफ़ी बच्चों का उर्दू और मराठी का भी रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदी का ही रहता है, तो हिंदी देखेंगे सबसे पहले। तो हिंदी में जो सबसे पहला 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन है, तो यानी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने थे। 4 ऑप्शन थे ABCD में, आवाज सादा में। यहाँ पे हमने आंसर लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 7 है, यानी स ये ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके। यानी कि ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, अगर लिखने के लिए पूछे कि ये बताइए कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप ये इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की। ठीक है, क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखा, ये पहले क्वेश्चन के अंदर जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, संवाद यानी पाठ पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है। जो संवाद है वो पाठ पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है। तो कैसे? कक्षा अभिनय। कौन सी है? कक्षा अभिनय। ठीक है, यानी कि संवाद में पात्रों की भूमिका निभाते हुए पढ़ाना सबसे उचित है। संवाद में यानी कि पात्रों की भूमिका भी निभाते हुए आपको पढ़ाना, तो कौन सी विधि सबसे उचित है? ठीक है, कक्षा में अभिनय करते हुए पढ़ाना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। यह कथन किसका है?
इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। तो ये कथन किसका था? इसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें जो राइट ऑप्शन था वो था बेकन का। ठीक है, ये कथन किसका है? बेकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्य शिक्षण का सोपान लिखिए। तो गद्य शिक्षण का जो सोपान है वो आदर्श वाचन है। ठीक है, गद्य शिक्षण का सोपान क्या है? आदर्श वाचन। यानी गद्य शिक्षण में शिक्षक पहले स्वयं आदर्श वाचन करता है, यही पहला चरण होता है सोपान का। ठीक है, चरण या सोपान है। 5वां क्वेश्चन देखें पहले का, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना था, 4 ऑप्शन में, तो दिगंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिग प्लस अंबर यानी दिगंबर। यहाँ व्यंजन का गा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपका 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 5 नंबर का आता है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन देखेंगे, अपने भावों विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना बोलना कहलाता है। ये यहाँ पे जो ब्लैक दे रखा है, गहरा ब्लैक, तो ये जो गहरा काला दे रखा है, यहाँ पे क्या थी? लाइन थी, ऐसे खाली जगह थी, वो आपको भरनी थी। हमने यहाँ पे आपको भर के दे दी, ये जैसे इसमें ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, काव्य पाठ सुनने से छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होगा। ठीक है, काव्य पाठ सुनने से छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होगा। आप पुराना पेपर देखें 2025 का, अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, मेरे जो बच्चों नोट्स लिए होंगे उनके पास पुराना पेपर होगा, क्योंकि नोट्स में हम 2020 से लेकर 2025 तक के PYQ दे चुके हैं बच्चों को। ठीक है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, चित्र वर्णन और कथन रचना के लिए प्रश्न युक्ति विधि उत्तम विधि है। चित्र वर्णन और कथन रचना के लिए प्रश्नयुक्त विधि, यहाँ पे ये खाली जगह थी, प्रश्नयुक्त विधि भरना था, इसमें उत्तम विधि है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे का, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को, ये खाली जगह आपकी कालखंडवार। ठीक है, तो इसमें क्या बनना था? कालखंडवार योजना नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां प्रश्न दूसरे का, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। तो ये जो ज़्यादा गहरा काला है वही इसकी खाली जगह थी। ठीक है, यही आपको भरना था इसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक वाक्य में ये भी आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, 1-1 नंबर के, 5 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं आपके 3 प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं इनको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, वो 3 आते हैं। यही आपको एग्जाम कॉपी में सबसे पहले लिखने होते हैं। जो पेपर आता है उसका निर्देश अगर आप पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा होता है कि जो 3 प्रश्न है 1 से लेकर 3 तक वस्तुनिष्ठ वाले, वो सबसे पहले आपको करने हैं। बाकी बाद में आप करो, जैसे करना चाहें वैसे कर लेना। ठीक है, लेकिन 3 प्रश्न आपको एक साथ ही करने शुरुआत में। ठीक है, क्लियर? 3 प्रश्न आपके पहला क्वेश्चन रहता है, या तो वो एक वाक्य वाला रहेगा, या रिक्त स्थान वाला रहेगा, या आवासादा वाला रहेगा। तीनों का क्रम अलग अलग हो सकता है। हर एक पेपर में 4 तरह के पेपर मिलेंगे, ABCD सेट वाले मैं आपको बता चुका हूँ। तो वैसे इनका क्रम भी चेंज होगा, लेकिन प्रश्न सेम रहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो 3 प्रश्न आपको पहले करने हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण के आपको बताना है कि मूल कौशल कौन कौन से हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो भाषा शिक्षण के 4 मूल कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बस इतना ही लिखना है आपको एक वाक्य में। ठीक है, भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन कौन से, ध्यान रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इनका क्रम होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कविता का स्वरूप किस प्रकार का है। कविता का स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। तो कविता भावनात्मक, लयात्मक और छंदबद्ध स्वरूप की होती है। ठीक है, कविता कैसी होती है? भावात्मक होती है, यानी कविता में भाव होता है। लयात्मक यानी लय होती है कविता में, और छंदबद्ध स्वरूप की होती है। ठीक है, कविता। तीसरा क्वेश्चन देखें एक वाक्य में, प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या का कारण आती है। प्राथमिक कक्षाओं में, जो प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5वीं तक की कक्षाएं होती हैं, उसमें शिक्षण से सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है वो किस समस्या के कारण आती है, ये आपको लिखना है।
तो प्राथमिक कक्षाओं में जो सबसे बड़ी घटनाएं आती है वो भाषा बोध की कमी और अपरिपक्व मानसिक विकास के कारण आती हैं। ठीक है, भाषा बोध की कमी और अपरिपक्व मानसिक विकास के कारण आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे तीसरे का, बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका क्या है? बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका क्या है, ये आपको लिखना है। तो बच्चों के आकलन का जो प्रमुख तरीका होता है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, जिसे हम CCEV कहते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तीसरे का, इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। आपको इकाई योजना की एक विशेषता लिखनी है। तो इकाई योजना में एक निश्चित विषय इकाई को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने की योजना होती है। ठीक है, ये एक इकाई योजना की क्या है, विशेषता है। तो आपके जो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हमने आपको करा दिए। ठीक है, अच्छे से समझते हुए आपको करना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, जो कि यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 2 अंक के। ठीक है, 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और ये आपको 30 शब्द में लिखना होता है इसका आंसर। ठीक है, 30 शब्द में इसका आंसर देना होता है आपको 2 नंबर के प्रश्न का। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं, आपको समझना है बस क्वेश्चन को। महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ, अब इसके बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है समझते हुए। ठीक है, तो तभी तो हम कह रहे हैं कि आप नोट्स परचेज कर लो। नोट्स के लिए नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं जो एग्जाम में पूछने लायक हैं। तो आप नोट्स पढ़ेंगे और क्लासेस देखेंगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। ठीक है, नोट्स को आप आराम से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में भी 1-1 दिन का गैप है, तो ज़्यादातर बच्चे नोट्स जो लेते हैं वो एग्जाम टाइम पर ही लेते हैं, क्योंकि कम समय में आप नोट्स ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक्स आप नहीं पढ़ पाओगे, तो नोट्स जरूर ध्यान से परचेस कर ले। जो भी स्टूडेंट नहीं लिए हैं वो जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं, तो महाप्राण ध्वनियाँ वे व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है। विशेषताएं देखेंगे अब इसकी विशेषताएं। महाप्राण ध्वनियों की विशेषताएं यानी उच्चारण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, उदाहरण देखेंगे, का यानी दूसरा वर्ण है और खा चौथा वर्ण है। ठीक है, तो खा घा यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे का अल्प प्राण है और खा महाप्राण है। ठीक है, महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि साम्य विधि क्या है? ध्वनि साम्य विधि क्या है ये आपको बतानी है, उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक है, तो ये भी आपका 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो 30 शब्द में इसका उत्तर देना, थोड़ा अपनी तरफ से भी जोड़ते हुए लिखना है आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, अपने शब्दों में ही लिखना है। तो ध्वनि साम्य विधि वह विधि है जिसमें एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि वह विधि है जिसमें एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो देखेंगे। एक ध्वनि सीखने से कई शब्द एक साथ सीख जाते हैं। एक ध्वनि सीखने से कई शब्द एक साथ सीख जाते हैं, क्योंकि इसमें एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ पढ़ना लिखना होता है, इसलिए एक ध्वनि सीखने से कई शब्द सीख जाते हैं। यह बच्चों के लिए सरल और रोचक होती है। शब्द भंडार इससे तेजी से बढ़ता है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल सहित समझेंगे। जैसे अल ध्वनि है तो अल कल जल चल बल हल पल दल, तो एक जैसी ध्वनि निकल रही है इसमें। जैसे आन है, आन यानी आन मान दान गान ज्ञान पान। ठीक है, तो यही क्या है? साम्य। ठीक है, ये साम्य ध्वनि के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाचन मुद्रा क्या है? ये भी आपका 2 अंक का प्रश्न है। वाचन मुद्रा क्या है? तो पढ़ते समय शरीर की सही स्थिति बैठने का ढंग, पढ़ते समय शरीर की सही स्थिति बैठने का ढंग और पुस्तक पढ़ने के तरीके को वाचन मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचन मुद्रा किसे कहते हैं? पढ़ते समय शरीर की सही स्थिति होनी चाहिए, बैठने का सही ढंग
और पुस्तक पढ़ने के सही तरीके वाचन मुद्रा कहलाते हैं। तो सही वाचन मुद्रा के नियम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सही वाचन मुद्रा के नियम भी आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पुस्तक आँखों से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर रखें। पुस्तक को आँखों से लगभग कितना दूर रखें? 30 सेंटीमीटर दूर रखें। सीधे बैठकर पढ़ें, उचित प्रकाश में पढ़ें, उंगली चलाकर ना पढ़ें, सहस्वर पाठ से स्पष्ट उच्चारण करें। सहस्वर पाठ में स्पष्ट क्या करना है? उच्चारण करना है, उंगली चलाकर नहीं पढ़ना है, उचित प्रकाश में पढ़ें और सीधे बैठकर पढ़ना है। पुस्तक से लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी रखें, ठीक है। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, सही वाचन मुद्रा से आंखों पर कम जोर पड़ता है और पढ़ने की समझ बेहतर होती है, ठीक है। वाचन मुद्रा का समझ गए मतलब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है 2025 के अंदर कि भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट करनी है। मासिक योजना वह योजना है जो 1 माह में किए जाने वाले संपूर्ण शिक्षण कार्य की पूर्व रूपरेखा होती है। मासिक योजना वह योजना है जो 1 माह में किए जाने वाले संपूर्ण शिक्षक कार्य की पूर्व रूपरेखा होती है, ठीक है। तो मासिक योजना में क्या होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मासिक योजना में क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, फिर इसका महत्व भी समझेंगे। तो मासिक योजना में क्या होता है, महीने में कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे, प्रत्येक पाठ के लिए कितना समय दिया जाएगा, कौन सी शिक्षण गतिविधियाँ होंगी, मासिक परीक्षा कब होगी, ठीक है। यहाँ पे महत्व देखेंगे। पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, शिक्षक पहले से तैयार रहता है, शिक्षक में व्यवस्था आती है, ठीक है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, शिक्षक पहले से तैयार रहता है, शिक्षण में व्यवस्था आती है। क्लियर, ये इसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। 2 अंक में पूछा गया है। तो बोलने और लिखने में शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बोलने और लिखने में शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि का व्यवहारिक ज्ञान देना। और देखें, सही वाक्य रचना की क्षमता विकसित करना, शुद्ध उच्चारण और वर्तनी का अभ्यास कराना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग सिखाना, अपने विचार सही व्याकरण के साथ व्यक्त करना, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पोर्टफोलियो क्या है। ये हम पहले भी और अदर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन कराए थे हमने उसमें भी करा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, किसी ना किसी पेपर में काम आता है, ठीक है। आप इसमें जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चन दूसरे पेपर में भी आपके काम आ जाए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आराम से पेपर देने। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए सबको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या है, इसमें रखी जाने वाली सामग्री का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, ठीक है। 2 अंक का प्रश्न है, तो लगभग 30 शब्द में ही आपको आंसर देना है। तो पोर्टफोलियो छात्र के संपूर्ण शैक्षिक वर्ष की उपलब्धियों, कार्यों और प्रगति का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। पोर्टफोलियो में रखी जाने वाली सामग्री देखें, यहाँ पे छात्र के लिखित कार्य और गृह कार्य रखे जाते हैं, परीक्षा और टेस्ट के उत्तर पत्र रखे जाते हैं, छात्र द्वारा बनाए गए चित्र और प्रोजेक्ट रखे जाते हैं, स्वयं मूल्यांकन पत्र रहता है, शिक्षक की टिप्पणियां, पुरस्कार और प्रशंसा पत्र भी इसमें रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो से छात्र की संपूर्ण प्रगति का सही आकलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मातृभाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्रयत्न के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। मातृभाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्रयत्न के सिद्धांत का क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 1 से 3 तक प्रश्न करेंगे पेपर में, 1 से 3 तक तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 1 से 3 तक। उसके बाद
4 से आपके 9 तक जो प्रश्न रहेंगे वो 2 अंक वाले रहेंगे, जो कि एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके 10 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट होंगे, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, 5-5 नंबर के, 6-6 नंबर के, जो भी 19-20 इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर से, यहाँ से आपके क्वेश्चन डबल पूछे जाएंगे एक प्रश्न में, यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक अथवा वाला। तो आपको भी अपने एग्जाम में दोनों में से एक करना है। जैसे भी मैं आपको 10 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आएगा, यानी कि 10 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 11 में भी 2 दिए जाएंगे, 10 के बाद जो भी प्रश्न रहेंगे आपके 19-20 तक, उसमें आपको 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन करना है दोनों में से, चाहे आप सीधा 10 वाला कीजिए चाहे अथवा वाला कीजिए, आपको वो क्वेश्चन करना है जो आप पे आ रहा हो सबसे पहले, सबसे अच्छे तरीके से, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको? वही क्वेश्चन करना है जो आप पे सही ढंग से आ रहा है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन नहीं करने, दोनों क्वेश्चन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और एग्जाम में आपके नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन करना है, दोनों में से कोई सा भी करिए। जब आप प्रश्न लिखें, जैसे प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, तो आप 10 कर रहे हैं तभी लिखेंगे। अगर आप अथवा वाला कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर अथवा वाला, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे पता रहेगा आपने कौन सा प्रश्न किया है कॉपी में, ठीक है। क्लियर, लाइक करो भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं आप लोग, कम से कम 20,000 सब्सक्राइब करवाओ जल्दी, चैनल पे 20,000 होने वाले हैं, तो 20,000 सब्सक्राइब करवाओ और क्लास को लाइक करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना है, क्लास के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको समझते हुए, ठीक है। तो 10वां प्रश्न कह रहा है, मातृभाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्रयत्न के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 3 अंक का प्रश्न है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, उत्तर देखते हैं इसका, ठीक है। तो प्रयत्न का सिद्धांत के अनुसार बच्चा मातृभाषा सीखने में बार बार प्रयास करता है और गलतियों से क्या करता है, सीखता है, ठीक है। तो ये प्रयत्न का सिद्धांत है आपका, जो बच्चा बार बार प्रयास करता है और गलतियां करता है उससे क्या करता है, सीखता है। तो सिद्धांत की जो मुख्य बात है वो यहाँ पे देखेंगे। बच्चा सुनकर शब्द क्या करता है, दोहराने का प्रयास करता है, ठीक है। गलत उच्चारण करता है फिर सुधारता है। क्लियर, और देखें यहाँ पे पॉइंट, बार बार अभ्यास से सही भाषा आती है। परिवार और समाज में प्रोत्साहन मिलने पर सीखना कैसा होता है, तेज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, बच्चा पहले पानी को पाई कहता है, फिर पान कहता है और धीरे धीरे सही यानी कि पानी बोलने लग जाता है, ठीक है। तो ये प्रयत्न का सिद्धांत का उदाहरण है। जैसे अभी हमने बात की थी, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10वीं में, तो ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन हो जाएगा एक, ठीक है। दोनों में से एक करना है, तो अथवा में आपसे पूछ रहा है कि प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, यानी कि आपको तो या तो 10 नंबर का कीजिए चाहे अथवा वाला, दोनों में से एक प्रश्न करना है, दोनों नहीं करने हैं। दोनों करोगे तो आपका टाइम तो वेस्ट जाएगा या आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में से एक प्रश्न करना है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, निर्देश में भी स्पष्ट लिखा होता है, तो निर्देश सबसे पहले पढ़ने हैं पेपर के, ठीक है। तो प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। जो भाषा किसी विशेष प्रदेश यानी क्षेत्र में बोली या समझी और लिखी जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। सिंपल तरीके से समझेंगे, जो भाषा किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र में बोली समझी और लिखी जाती है उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं। यहाँ पे विशेषताएं देखेंगे प्रादेशिक भाषा के, तो प्रादेशिक भाषा क्या है उसकी विशेषताएं भी देखें, उसके बाद एग्जाम्पल भी बताएंगे। यह उस प्रदेश की संस्कृति और साहित्य की वह वाहक होती है। यह उस प्रदेश की संस्कृति और साहित्य की क्या होती है, वाहक होती है। इसे उस क्षेत्र के अधिकांश लोग बोलते हैं। यह राजभाषा या राष्ट्रभाषा से अलग होती है, ठीक है। क्लियर, प्रादेशिक भाषा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, प्रदेश यहाँ पे देख सकते हैं और भाषा यानी कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाचन कौशल से क्या आशय है, वाचन कौशल के उद्देश्य लिखिए। 3 अंक में पूछा गया प्रश्न है, तो वाचन कौशल देखते हैं। तो वाचन कौशल का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले लिखित भाषा को देखकर, समझकर और अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की क्षमता को वाचन कौशल कहते हैं। लिखित भाषा को देखकर, समझकर और अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की जो क्षमता है, क्षमता को क्या कहते हैं, वाचन कौशल कहते हैं, ठीक है। वाचन कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सहस्वर वाचन होता है, एक आपका मौन वाचन होता है, ठीक है। सहस्वर वाचन यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ना और बिना आवाज़ के पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है, ठीक है। तो वाचन कौशल के उद्देश्य भी हमने यहाँ पे लिख रखे हैं।
तो आप लिख सकते हैं उद्देश्य देखे हैं वाचन कौशल के उद्देश्य यानी शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित करना, लिखित सामग्री का अर्थ समझना, पढ़ने की गति बढ़ाना, विराम चिन्हों का सही पालन करना, स्वतंत्र पठन की आदत विकसित करना और शब्द भंडार में वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अथवा वाला। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन को समझते हुए करना है। श्रवण कौशल से क्या अभिप्राय है, श्रवण क्षमता विकसित करने के साधन भी आपको बताने। ठीक है, श्रवण कौशल से क्या अभिप्राय है और श्रवण क्षमता विकसित करने के साधन। तो श्रवण कौशल ध्यानपूर्वक सुनकर भाषा को समझने और ग्रहण करने की क्षमता है। ठीक है, श्रवण कौशल क्या है, श्रवण कौशल होता है वो ध्यानपूर्वक सुनकर, यानी कि सुनकर जो सुनने वाला जो कौशल है उसे श्रवण कौशल कहते हैं। यानी ध्यानपूर्वक सुनकर भाषा को समझने और ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, श्रवण कौशल कहते हैं। तो श्रवण क्षमता विकसित करने के जो साधन है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। कौन कौन से साधन है आराम से समझेंगे। शिक्षक का स्पष्ट और प्रभावशाली वाचन। ठीक है, कहानी, कविता और संवाद सुनना, रेडियो और दूरदर्शन का उपयोग, प्रश्न पूछकर ध्यान केंद्रित कराना और श्रुतलेख का अभ्यास। ठीक है, श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स भी ले लो और नोट्स के साथ साथ ये क्लास देखो, ये क्लास की PDF भी आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो नोट्स परचेस कर लो। नोट्स अभी नहीं लिए तो 72 40 28 72 81। ठीक है, नोट्स परचेस कर लो। जिन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं लिए अच्छा रहेगा उनके लिए, कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सुलेख लिखते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, सुलेख लिखते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो सुलेख क्या होता है, सुंदर, शुद्ध और स्पष्ट लिखावट को क्या कहते हैं, सुलेख बोलते हैं। ठीक है, सुंदर, शुद्ध और स्पष्ट लिखावट को क्या बोलते हैं, सुलेख बोलते हैं। यही आपको एग्जाम लिखते समय अपनाना है। ठीक है, अपना एग्जाम किस में लिखना है, सुलेख में लिखना है, यानी सुंदर लिखना है, शुद्ध और स्पष्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी सावधानियाँ है वो आपको देखनी है। कलम पेंसिल सही पकड़ें। कलम और पेंसिल को क्या करना है, आप पेंसिल से लिख रहे हैं या कलम से लिख रहे हैं या पेन जो भी से आप लिख रहे हैं, आपको सही पकड़ना है। पेन को ना तो ज़्यादा खसकर पकड़ना है ना बहुत ढीला पकड़ना है। ठीक है, अक्षरों का आकार एक समान रखना है। कोई अक्षर ऐसे नहीं कि का ऐसे बना दिया फिर खा ऐसे बना दिया फिर ना ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं भाई, सभी अक्षरों को समान रखना है, एक साइड एक सीधी लाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद मात्राएं और बिंदु सही जगह लगाने हैं। काफ़ी बच्चे क्या कहते हैं, मात्रा को लगानी का पे और लगा देते हैं खा पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, मात्राओं को भी सही जगह अपनी सही जगह पे लगाना है। ठीक है, श्रू रेखा ऊपरी रेखा होती है उसे सीधी और समान हो, जैसे कि अभी हमने बताए थे। अभी जैसे ये खींचा ऐसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और अक्षरों के बीच उचित दूरी रखें, बराबर दूरी रखनी अक्षरों के बीच में। ठीक है, शब्दों के बीच भी उचित दूरी अंतर रखना है, उचित अंतर रखना है। ठीक है, कागज सीधा रखें, तिरछा ना हो, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे सोच कर लिखें, गलती होने पर काट कर साफ लिखें। ठीक है, तो ये सावधानियाँ आपको अपनानी है सुलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहस्वर वाचन किसे कहते हैं, ये आपको लिखना है। सहस्वर वाचन के तत्व भी आपको लिखने हैं। ठीक है, 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सहस्वर वाचन ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में पढ़ना जिसमें दूसरे भी सुन सकें। ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में पढ़ना जिसमें दूसरे भी सुन सके, इसे क्या कहते हैं, सहस्वर वाचन कहते हैं। ठीक है, तो सहस्वर वाचन के यहाँ पे तत्व देखें तो सहस्वर वाचन के कौन कौन से तत्व हैं। शुद्ध उच्चारण, प्रत्येक वर्ण स्पष्ट बोलें। ठीक है, उचित गति यानी ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, उचित आवाज़ यानी कि सभी सुन सकें ऐसी आपको बोलना है। विराम चिन्हों का पालन करना यानी अल्प विराम पर रुकें थोड़ा सा। ठीक है, भाव प्रकाशन यानी कि कविता में भाव के अनुसार उतार चढ़ाव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पद्य शिक्षण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। पद्य शिक्षण के आपको कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है, तो पद्य शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं आपको लिखने हैं, 3 लिखने हैं। उनमें से जो आप पर आए तो यहाँ पे हमने लिखा है भावना अनुभूति का विकास। ठीक है, भावना अनुभूति का विकास,
यानी भावानुभूति का विकास, यानी कविता के भावों को हृदय से अनुभव करने की क्षमता विकसित करना। सौंदर्य बोध, यानी कि काव्य की भाषा, अलंकार और लय से सौंदर्य बोध विकसित करना। तीसरा देखें, उच्चारण शुद्धि, यानी कि लय और छंद के साथ पढ़ने से उच्चारण में क्या आती है, शुद्धता आती है। उसके बाद स्मरण शक्ति का विकास, कविताएं कंठस्थ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठीक है, आपको 3 लिखनी थी, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से लिख सकें। हमने यहाँ पे 5 बताई हैं। ठीक है, नैतिक और राष्ट्रीय भावना, यानी कि कविता द्वारा देशभक्ति, करुणा और जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छे से पढ़ने, आपको समझकर PDF नोट्स वगैरह ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो नोट्स वगैरह आप पढ़ोगे, ये सारी PDF आपको नोट्स में मिल जाएगी। क्लासेस के बाद ये PDF आप पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्लास को भी 2-3 बार देखें, पहले नॉर्मल देखें, फिर स्पीड में भी आप देख सकते हैं अपने अनुसार, जैसे आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा वाला कह रहा है, कक्षा शिक्षण में कहानी सुनाते समय, कक्षा शिक्षण में कहानी सुनाते समय अध्यापक को सावधानियाँ, कौन सी सावधानियाँ रखनी है? अध्यापक की सावधानियाँ देखें यहाँ पे, तो कहानी छात्रों की आयु और रुचि के अनुसार हो। कहानी छात्रों की आयु और रुचि के अनुसार ही होनी चाहिए, तभी बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो ये सावधानियाँ एक कक्षा शिक्षण में कहानी सुनाते समय अध्यापक को रखनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट और रोचक भाषा सुनाएं, हाव भाव और आवाज़ बदलाव लाएं। ठीक है, हाव भाव में और आवाज़ में क्या लाना है, बदलाव लाना है। कहानी बहुत लंबी ना हो, बीच बीच में प्रश्न पूछे आगे क्या होगा। नैतिक संदेश स्पष्ट करें, शब्दों का अर्थ सरल व भाषा में समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कविता द्वारा छात्रों में आप भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे? 4 अंक का प्रश्न है भाई। कविता द्वारा छात्रों में आप भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे? तो आपको लिखना है, कविता भाषा शिक्षण का सबसे रोचक और प्रभावी माध्यम है, प्रभावशाली माध्यम है। कविता भाषा शिक्षण का सबसे रोचक और प्रभावशाली माध्यम है। तो निम्न प्रकार रुचि उत्पन्न करूंगा या करूंगी, ये आपसे पूछ रहा है, जैसे आप प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि कविता द्वारा छात्रों में आपकी बात हो रही है, आप लड़की भी हो सकती हैं, लड़का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे करूँगा करूँगी लिखा गया है। ठीक है, भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे? तो यहाँ पे मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कविता, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम जो पेपर बनाने वाला है वो आपसे पूछ रहा है कि कविता द्वारा छात्रों में आप यानी कि जो लिखेगा, जो उत्तर लिखेगा, वो आप कैसे प्रतिरुचि, यानी भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कविता भाषा शिक्षण का सबसे रोचक और प्रभावशाली क्या होता है? माध्यम होता है। तो मैं, जो आप हैं, जो मैं बन के लिखेंगे, फिर कि मैं निम्न प्रकार रुचि उत्पन्न करूंगा या करूंगी। अगर लड़की हैं तो कहेंगी मैं निम्न प्रकार रुचि उत्पन्न करूंगी, और लड़का है तो लिखेगा मैं निम्न प्रकार रुचि उत्पन्न करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से ये लिखा गया है। तो कैसे आप अपने विचार यहाँ से सेम लिख सकते हैं, लड़का हो या लड़की हो। आदर्शवाचन, ये से पहले स्वयं भाव ले और उचित आवाज़ के साथ कविता पढ़कर दिखाऊंगा, इससे छात्र क्या होंगे? प्रेरित होंगे। ठीक है, दूसरा अनुकरण वाचन, यानी कि शिक्षक पढ़े और छात्र दोहराए, इससे उच्चारण और लय दोनों सुधरते हैं। ठीक है, आप अच्छे से जैसे दोहराएंगे बच्चे भी आपके पीछे पीछे वैसे ही दोहराएंगे। ठीक है, अभिनय और हाव भाव, यानी कविता पढ़ते समय हाथों और चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करूंगा, जिससे बच्चे क्या लें? मज़े लेंगे। ठीक है, चित्रों का प्रयोग, कविता से संबंधित चित्र दिखाऊंगा ताकि बच्चों को क्या वो अच्छी से समझ आए और थोड़ा स्थायी भी रहे उनके दिमाग में। ठीक है, उदाहरण यानी बादल राग, कविता के साथ बादल और बारिश के चित्र दिखाना। ठीक है, संवेद गान यानी पूरी कक्षा मिलकर एक साथ कविता गाएगी, इससे भय दूर होता है। ठीक है, संवेद गान से। नेक्स्ट आपका कविता प्रतियोगिता, यानी कि कक्षा में प्रतियोगिता आयोजित करके विजेता को पुरस्कार देना। सरल और रोचक कविता चुनना, यानी कि बच्चों की उम्र के अनुसार सरल और मज़ेदार और छोटी कविताएं चुनूंगा। ठीक है,
निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, इन सभी गतिविधियों से बच्चों में कविता और भाषा के प्रति स्वाभाविक रुचि जागृत होगी। ठीक है, स्वाभाविक रुचि जागृत होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और काफ़ी 2-4 क्वेश्चन सेम भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हुए, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लिख पाएंगे। अगर आप पे कुछ नहीं आता है तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों में से एक करना है जो आप पे आए। वाचन संबंधी अशुद्धियों के कारण आपको लिखने। ठीक है, वाचन संबंधी अशुद्धियों के कारण आप लिखने। तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास ना हो, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास ना हो, मातृभाषा का प्रभाव जैसे स को सा बोलना, विराम चिन्हों की जानकारी ना होना, पढ़ने में आत्मविश्वास की कमी, शब्द भंडार कम होना। ठीक है, तो ये इस वाचन संबंधी अशुद्धियों के कारण है। जल्दबाजी में पढ़ना, शिक्षक का आदर्श वाचन ना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 नंबर का है। हिंदी भाषा अधिग्रहण से क्या आशय? हिंदी भाषा अधिग्रहण से क्या आशय? हिंदी भाषा का अधिग्रहण के संदर्भ में कक्षा की प्रतिक्रिया बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हिंदी भाषा अधिग्रहण का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि हिंदी भाषा अधिग्रहण होता क्या है। तो भाषा अधिग्रहण वह स्वाभाविक और अनायास प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा बिना औपचारिक शिक्षा के केवल सुनकर और वातावरण से भाषा सीखता है। जैसे एक बच्चा घर में अपने माता पिता से हिंदी सुनकर स्वाभाविक रूप से बोलना सीख लेता है। ठीक है, अब भाषा अधिग्रहण की विशेषताएं देखेंगे। तो भाषा अधिग्रहण की विशेषताएं ये अचेतन प्रक्रिया है, जैसे यानी बच्चे को पता नहीं चलता है, इसमें स्वाभाविक और सहज होती है, वातावरण और संपर्क से होती है, आनंददायक होती है, इस यानी कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिक्रियाएं देखा, यानी कक्षा में हिंदी भाषा अधिग्रहण की प्रतिक्रियाएं, यानी भय मुक्त वातावरण बनाए, यानी कक्षा में ऐसा माहौल हो जहाँ बच्चा बिना डर के बोल सके। हिंदी में अधिक से अधिक बातचीत, यानी शिक्षक कक्षा में सदा हिंदी में बोले ताकि बच्चे सुनते रहें। ठीक है, तीसरा, कहानी और कविताएं सुनाए, यानी कि रोचक कहानियां सुनाने से बच्चे नए शब्द स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। यानी खेल खेल में भाषा सिखाएं, यानी भाषाई खेलों और गतिविधियों से अधिग्रहण तेज होता है। ठीक है, 5वां देखें, 5वीं प्रतिक्रिया, गलतियों पर डांटे नहीं, यानी बच्चे की गलती को प्रेमपूर्वक सुधारें, इससे अधिग्रहण बाधित नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बच्चे को मारेंगे पीटेंगे तो बच्चा आपसे डरेगा। और 6 देखें, आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें, यानी चित्र, वीडियो और ऑडियो से हिंदी के प्रति रुचि और ग्रहण शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ें इन पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा वाला देखेंगे। मातृभाषा का अर्थ आपको बताना है और परिभाषा और स्वरूप भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो मातृभाषा समझेंगे पहले। वह भाषा जो बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखता है, वो कौन सी भाषा होती है? वो मातृभाषा होती है। ठीक है, सरल और आसान भाषा में समझे आप कि वह भाषा जो बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखता है, वो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा होती है। इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक स्वाभाविक रूप से अपने घर परिवार और समाज से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब इसका स्वरूप देखेंगे आप मातृभाषा का। यह सहज और स्वाभाविक होती है, बच्चे के विचार भाव और अपने इसी भाषा में होते हैं। यह संस्कृति और परंपरा की वाहक होती है और शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम मातृभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं भाई, नोट्स परचेस नहीं किए जिन्हें स्टूडेंट ने, वो नोट्स परचेस कर लें। नंबर नोट करें 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप मैसेज करें, अभी नंबर नोट करें, व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स परचेस कर लें। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं। हर साल बच्चे हमारे नोट्स पढ़कर ही अच्छे नंबर से पास होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पठन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए पठन कौशल की विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, तो पठन कौशल का अर्थ बताना है आपको, फिर पठन कौशल की आपको विशेषताएं भी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पठन कौशल का अर्थ देखते हैं। ठीक है, पठन कौशल का अर्थ,
लिखित सामग्री को देखकर, समझकर और उसका अर्थ ग्रहण करते हुए जो पढ़ने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? पठन कौशल कहते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, जो लिखित सामग्री, जैसे मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, यानी लिखित सामग्री को देखकर, समझकर और उसका अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने की जो क्षमता है उसे पठन कौशल कहते हैं। पठन केवल शब्द पढ़ना नहीं होता है, शब्द प्लस अर्थ, यानी शब्द को देखना भी है, समझना भी उसका अर्थ, ठीक है। शब्द प्लस अर्थ और प्लस समझ बराबर क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है, ठीक है। तो पठन कौशल की विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं, तो विशेषताएं देखेंगे। पठन कौशल की विशेषताएं, तो शुद्ध उच्चारण होता है, ठीक है, यानी पढ़ते समय प्रत्येक शब्द का सही और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। उचित गति, यानी ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, यानी पढ़ने की गति कैसी हो? संतुलित हो, ठीक है, एक समान चलती रहे। फिर उसके बाद अर्थबोध, यानी कि पढ़ी गई सामग्री का अर्थ समझना क्या होता है? आवश्यक होता है। विराम चिन्हों का पालन, यानी कि पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि पर उचित विराम लेना, ठीक है। उसके बाद प्रवाह, यानी कि पठन में रुकावट ना हो, वाक्य सहज प्रवाह में पढ़ा जाए। एकाग्रता, यानी पढ़ते समय मन एकाग्र हो, इधर उधर ना भटके। उसके बाद आता है आपका आत्मविश्वास, यानी पढ़ते समय बच्चे में क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास हो, ठीक है। अब पठन के जो प्रकार हैं वो देखेंगे। यहाँ पे पठन के कौन कौन से प्रकार हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। इधर जो लिखे गए हैं वो क्या लिखे गए हैं? प्रकार लिखे गए हैं। और इधर जो लिखे गए हैं इनके अर्थ। जो सस्वर पठन होता है वो ऊंची आवाज़ में है, ठीक है। मौन पठन मन में बिना आवाज़ के पढ़ा जाता है। आदर्श पठन की बात करें तो शिक्षक द्वारा होता है ये। संवेद पठन सब मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनका अर्थ समझे, सस्वर यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ना, ठीक है। मौन यानी कि आप समझते मन ही मन में पढ़ना बिना आवाज़ के। आदर्श पठन की बात करें तो शिक्षक द्वारा होता है ये। संवेद यानी कि सबको मिलाकर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रुत लेख के दोषों को दूर करने के उपाय। श्रुत लेख के यानी सुनकर लिखने के जो दोष होते हैं वो दूर करने के उपाय आपको लिखने हैं, ठीक है। श्रुत लेख के सामान्य दोष, यानी कि गलत वर्तनी लिखना, मात्राओं की गलती, विराम चिन्ह ना लगाना, ठीक है। तो ये श्रुत लेखों के समान दोष हैं, सामान्य दोष हैं। उसके बाद दूर करने के उपाय यहाँ पे आप देखेंगे। तो शिक्षक स्पष्ट और धीमी गति से बोले ताकि छात्र अच्छे से सुन पाएँ और लिख पाएँ। नियमित अभ्यास कराएं, स्टूडेंट को गलतियां तुरंत सुधरवाएं। कठिन शब्दों का पहले अभ्यास कराएं, शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पाठ्य योजना का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। पाठ्य योजना का अर्थ एवं परिभाषा लिखते हुए आवश्यक एवं महत्व पर क्या डालना है? प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हम पाठ्य योजना का अर्थ जानेंगे, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे 2026 में, ठीक है। तो पाठ्य योजना का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले पाठ्य योजना वह लिखित रूपरेखा है जिसे शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले तैयार करता है, जिसमें उद्देश्य, विधि, सामग्री और मूल्यांकन सब निश्चित किया जाता है, ठीक है। तो ये पाठ्य योजना का अर्थ है। और यहाँ पे परिभाषा देखेंगे पाठ्य योजना की। पाठ्य योजना शिक्षक की वह मानसिक और लिखित तैयारी है जो वह कक्षा में प्रवेश करने से पहले करता है, ठीक है। अब पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों होती है यहाँ पे देखेंगे। व्यवस्थित शिक्षण, यानी कि बिना योजना के शिक्षण अव्यवस्थित होता है, ठीक है। समय का सदुपयोग, यानी कक्षा का समय व्यर्थ नहीं जाता है अगर पाठ्य योजना होगी तो, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण, यानी कि शिक्षक को पता रहता है कि क्या पढ़ाना है। मूल्यांकन में सहायता, यानी कि पाठ के बाद जांचा जा सकता है कि उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। अब पाठ्य योजना का महत्व यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। पाठ्य योजना का महत्व, यानी शिक्षक आत्मविश्वास के साथ पढ़ाता है, छात्रों की रुचि बनाए रखना आसान होता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, ना शिक्षकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, शिक्षक की गुणवत्ता बेहतर होती है इससे। यानी कि मैं आपको बता दूं, पाठ्य योजना ही शिक्षक पहले से तैयार करके आएगा कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, तो उसके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वो आराम से पढ़ा सकता है। छात्रों की रुचि बनाए रखना आसान होगा उसके लिए, क्योंकि उसे सारी चीज़ें पहले से याद हैं, उसे पता है कि मुझे कितने टाइम तक क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है।
ये आपका महत्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अथवा वाला, ठीक है। पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां आपको लिखनी है। जो पद्य शिक्षण होता है उसकी कौन कौन सी विधियां वो आपको लिखनी है। यानी पहली विधि आपकी अनुकरण विधि हो जाएगी, यानी शिक्षक पढ़ें छात्र दोहराएं, ठीक है। पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि में कौन सी विधि है? पहली अनुकरण विधि, यानी शिक्षक पढ़ें छात्र दोहराएं, उच्चारण और सरल लय सीखते हैं, ठीक है। उच्चारण और लय सीखते हैं। इसमें अभिनय विधि, यानी कविता पढ़ते समय हाव भाव और अभिनय करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझे, मछली जल की रानी है तो मछली की तरह ही हाथ हिलाना, ठीक है। व्याख्या विधि, यानी कविता की पंक्तियों का अर्थ समझाना, ये व्याख्या विधि हो जाएगी। उसके बाद आपकी प्रश्नोत्तर विधि, यानी कविता पढ़ने के बाद प्रश्न पूछना। संवेद गान, यानी पूरी कक्षा मिलकर एक साथ गाए, ठीक है, तो ये संवेद गान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का, छात्रों को व्याकरण का ज्ञान देने के लिए व्याकरण की खोज गतिविधियाँ और कैसे। छात्रों को व्याकरण का ज्ञान देने के लिए व्याकरण की खेल गतिविधियां और कैसे, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो व्याकरण को खेल खेल में सिखाने से बच्चे क्या लेते हैं? रुचि के साथ सीखते हैं, ठीक है, खेल खेल में। तो व्याकरण खेल की गतिविधियां यहाँ पे देखेंगे तो शब्द खेल, यानी सबसे पहले शब्द खेल। इसमें क्या होता है? शिक्षक एक शब्द बोले, छात्र उसका पर्यायवाची या विलोम बताए, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, राजा का पर्यायवाची हो जाएगा नृप या भूपति। तो खेल खेल में, ठीक है, तो शिक्षक पूछेगा तो छात्र बताएंगे। तो ये व्याकरण खेल की गतिविधियाँ हैं। दूसरा यहाँ पे देखें, वाक्य निर्माण प्रतियोगिता, यानी कि दिए गए शब्दों से सही वाक्य बनाने की होड़। उदाहरण है, गाय घास खाती है, तो गाय घास खाती है ऐसे बनाएं, गाय घास खाती। 3 शब्द लिख दिए तो बच्चे इसको पूरा करेंगे, गाय घास खाती है। रिक्त स्थान भरो खेल, यानी श्याम पट्ट पर वाक्य लिखे जाएंगे, छात्र सही शब्द उसमें भरेंगे, ठीक है। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान वाले पूछे जाते हैं वैसे। उसके बाद संज्ञा खोज खेल, कच्चा कच्च में जो चीज़ें दिखे उनके नाम बताएं। जैसे उदाहरण, मेज कुर्सी किताब, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं त्रुटि सुधार खेल। त्रुटि सुधार खेल यानी कि गलत वाक्य लिखें, छात्र गलती ढूंढकर उसमें सुधारेंगे। जैसे कि राम खाता हूँ, तो सही वाक्य हो जाएगा राम खाता है, ठीक है। कार्ड मिलान खेल, यानी कि एक कार्ड पर शब्द दूसरे पर उसकी व्याकरण श्रेणी, यानी बच्चे मिलाएंगे। जैसे सुंदर, यानी कि क्या सुंदर क्या होता है? विशेषण है, ठीक है। उसके बाद कहानी में व्याकरण, यानी कि छोटी कहानी पढ़ाएं और उसमें से संज्ञा क्रिया विशेषण ढूंढवाएं बच्चों से, ठीक है। अब इसके लाभ की बात करें, यहाँ पे लाभ देखेंगे। व्याकरण रोचक और आनंददायक बनता है, नियम स्थायी रूप से याद रहते हैं, सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी बनते हैं, ठीक है। क्लियर? आपको समझ आ रहे होंगे उम्मीद है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे समझते हुए लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, ठीक है। व्याकरण का अर्थ, परिभाषा और विभाग आपको लिखना है। तो अर्थ देखें सबसे पहले व्याकरण का। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और समझने के नियम बताता है, ठीक है। व्याकरण क्या है? वो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और समझने के नियम बताता है, ठीक है। तो परिभाषा देखें, पाणिनि के अनुसार व्याकरण शब्दानुशासन है। व्याकरण क्या है? व्याकरण शब्द अनुशासन है, ठीक है। तो व्याकरण के विभाग यहाँ पे आप देखेंगे, तो व्याकरण के ये विभाग हैं और ये विषय व्याकरण के। तो वर्ण विचार में आएंगे आपके स्वर, व्यंजन और उच्चारण, ठीक है। और शब्द विचार में आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आएंगे। वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, ठीक है। ये आपके विषय, ये आपके विभाग हो जाएंगे। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रचनात्मक या विकासशील मूल्यांकन क्या है? रचनात्मक और या विकासशील मूल्यांकन क्या है, ये आपको बताना है। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाता है ताकि छात्र की कमियां तुरंत पहचान कर सुधारी जा सकें, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा जो तुरंत किया जाता है शिक्षण के दौरान, ठीक है। यह सुधार के लिए मूल्यांकन है, ना कि निर्णय के लिए। सुधार के लिए मूल्यांकन होता है, ये निर्णय के लिए नहीं होता है। उदाहरण देगा, कक्षा में प्रश्न पूछना, गृह कार्य जांचना, मौखिक परीक्षा, ठीक है।
तो अब रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं देखेंगे। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता आपकी निरंतरता, यानी कि यह पूरे वर्ष चलता रहता है, केवल परीक्षा के समय नहीं। ठीक है। तत्काल सुधार, यानी कमियां तुरंत पहचान कर उसी समय सुधारी जाती हैं इसमें रचनात्मक मूल्यांकन में। ठीक है। अब इसके विविध तरीके देखें तो विविध तरीके होते हैं इसके। मौखिक प्रश्न पूछना, लिखित कार्य, गृह कार्य, प्रोजेक्ट, समूह कार्य, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है भय मुक्त, यानी कि छात्र पर परीक्षा का दबाव नहीं होता है, वातावरण सहज होता है। ठीक है। व्यापक इसमें यानी केवल पढ़ाई नहीं बल्कि बच्चे के व्यवहार, रुचि और भागीदारी का भी मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। शिक्षक के लिए उपयोगी होता है, यानी कि शिक्षक को पता चलता है कि उसका शिक्षण प्रभावशाली है या नहीं है। ठीक है। बच्चे को प्रोत्साहन, यानी आज अच्छे प्रदर्शन पर तुरंत प्रशंसा और पुरस्कार मिलता है। उसके बाद आपका लचीलापन, यानी शिक्षक जरूरत के अनुसार शिक्षण विधि बदल सकता है। ठीक है। अगर इस विधि से समझ नहीं आ रहा है बच्चों को, तो बच्चों के अनुसार वो शिक्षण विधि यानी दूसरी शिक्षण विधि अपनाकर बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आकलन से क्या आशय है। हिंदी भाषा शिक्षण में आकलन की विधियां आपको लिखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आकलन का अर्थ जानते हैं। छात्र ने कितना सीखा है, यह जांचने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में आकलन की विधियां। तो मौखिक आकलन, सबसे पहले मौखिक आकलन यानी प्रश्न पूछना, कविता सुनाना, संवाद करना। ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, मौखिक आकलन हो जाएगा। उसके बाद आपका लिखित आकलन हो जाएगा। लिखित आकलन यानी कि निबंध, प्रश्नोत्तर और श्रुतलेख, सुलेख। ठीक है। ये लिखित आकलन में आएगा। उसके बाद पठन आकलन यानी कि बच्चों को पढ़वाकर उच्चारण और समझ जांचना। ठीक है। बच्चों की कि बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो आएगा, यानी बच्चों के सभी कार्यों का संग्रह। ठीक है। परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट, किसी विषय पर स्वतंत्र शोध और लेखन। ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्वयं आकलन, यानी कि बच्चा स्वयं अपने कार्य का क्या करे, मूल्यांकन करे। उसके बाद लास्ट आपका सहपाठी आकलन, एक छात्र दूसरे के कार्य को जांचे। ठीक है। तो ये आपका 808 पेपर था जो हमने कंप्लीट करा दिया, 2025 में हुए थे। इसके जो पेपर हुआ था उसके सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएं। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पेपर 808 के सभी 19 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो गए हैं। ठीक है। परीक्षा में शब्द सीमा का ध्यान रखें और उत्तर साफ लिखाई में लिखें। यानी कि दोस्तों आपका जब 808 का पेपर होगा तो उसमें आपसे 19 या 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2025 में आपसे 19 प्रश्न पूछे गए 808 पेपर में। ठीक है। तो जब आप प्रश्न लिखोगे, उत्तर लिखोगे प्रश्न का, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे शब्द सीमा का ध्यान रखना है। क्या करना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़े शॉर्ट आंसर बताएं ताकि आपको समझ आ सके। आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब आप पढ़ोगे तो इसमें से आप क्लास को 2-3 बार देखो, 2-3 बार में आपको थोड़ा बहुत भी याद होता है इसमें से। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, हर पेपर से जो पिछला पेपर होता है उससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको पेपर को PYQ को सॉल्व करके जाना चाहिए, पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है। और नोट्स पढ़ लेना और PYQ पढ़ लेना। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से कर पाओगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है। दूसरा आपका लिखने का जो तरीका, आपने जितना पढ़ा वो तो ठीक है, उसके बाद आपका लिखने का भी तरीका कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपको एग्जाम कॉपी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एग्जाम कॉपी लिखना मैं बता चुका हूँ, वीडियो बना दी है उस पर। ठीक है। तो इस क्लास को लाइक कर देना भैया, अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोट्स परचेज कर लेना ताकि ये सारी PDF आपको मिल सकें पढ़ने के लिए। नोट्स में ये PDF हमने अपडेट कर दिया। ठीक है। डाल दिए, तो नोट्स जिन बच्चों ने लिया है तो नोट्स वाले कोर्स में ये PDF आपको मिल जाएंगी। तो नंबर नोट करें 72 40 28 72 81। ठीक है। लास्ट समय चल रहा है, एग्जाम का लास्ट स्टेज है, तो नोट्स ले लें आप, नंबर पे व्हाट्सअप करें। कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी विषयों के। ठीक है। सभी विषयों के नोट्स ले लें। सभी विषयों के नोट्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर एक पेपर एक दूसरे से रिलेटेड है। एक पेपर के दूसरे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दूसरे पेपर के तीसरे पेपर में। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। ठीक है। तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।